हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की, जिसमें हमने क्लास 7th की साइंस स्टार्ट करी हुई है और उसमें हमारे 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 7th चैप्टर, जिसका नेम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो भी फूड हमने खाया होता है उसकी, और फिर कैसे हमारी बॉडी को उसके थ्रू एनर्जी मिलती है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स, हमने ये पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड, वाटर और ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए चाहिए ही होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल थीस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और उन्हें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड, वाटर या ऑक्सीजन है, वो अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। फर्दर जो एनिमल्स होते हैं नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट, पर जो एनिमल्स होता है उनमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कुछ निकलते हैं, और वो वेस्ट भी डिफरेंट पार्ट से मूव करके वहाँ जाता है जहाँ से वो रिमूव होगा, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक फिगर दी हुई है, ये वाली 7.1, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, हार्ट शो करा है और वेन्स और आर्टरीज। जो वेन्स और आर्टरीज हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, दे आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज आ जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें हमें इस फिगर में दिखाई हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हार्ट, वेन्स और आर्टरीज, यही इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्ट एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है। तो हम अपना जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ब्लड की। ना आपने नोटिस किया ही होगा, जब भी कहीं आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई थोड़ा भी कट वगैरह लग जाता है तो क्या होता है, वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलने लग जाता है। पर अगर हम बेसिकली सोचें तो ये ब्लड है क्या, ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता रहता है। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं, अभी हमने देखा वेन्स और आर्टरीज हैं। यहाँ पे इस फिगर में ये जो रेड कलर के हमें दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर की हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो रेड कलर की दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लू कलर की दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। इससे आप इस तरह लर्न कर सकते हैं कि जो आर्टरीज है उसमें से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टरीज का क्या काम है। मेनली आर्टरीज का काम है कि जो प्योर ब्लड है उसको हमारी बॉडी तक, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। ये प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसीलिए ये कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ब्लड की। जो ब्लड है एक फ्लूइड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है, ये मीन्स कि वेन्स और आर्टरीज में फ़्लो करता रहता है। इसका काम क्या होता है ब्लड का, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमने डाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने बात करी थी ह्यूमंस के डाइजेशन के बारे में, तब हमने ये पढ़ा था कि जो सारा का सारा फूड है वो कहाँ डाइजेशन उसकी कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड का काम क्या हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको कलेक्ट करके डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के पूरे पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट इसका और काम क्या है कि इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी। मीन्स जो लंग्स से जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं,
तो ये जो ऑक्सीजन है उसको भी कौन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करवाता है? ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? ब्लड ही उसको भी ट्रांसपोर्ट कराता है वहाँ जहाँ से हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अब हमने ये तो बात कर लिया कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर रहा है, वेस्ट को कैरी कर रहा है, पर ये जो चीज़ें हैं ब्लड कैरी कैसे कर रहा है? ब्लड किससे मिलके बना है? ब्लड इज़ अ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से मिलके बना है, और प्लाज्मा में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जिसकी मदद से ही ये डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? कैरी करता है। यहाँ पे पहले का क्वेश्चन है व्हाई द कलर ऑफ ब्लड रेड? इसका आंसर हम अभी आगे स्टडी करते हैं उसमें हमें मिल जाएगा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? ब्लड किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से, जो क्या है? एक फ्लूइड है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब वो सेल कौन से हैं? वन टाइप ऑफ सेल आर रेड ब्लड सेल। एक तरह का जो सेल है वो क्या है? रेड ब्लड सेल है, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? कि ऑक्सीजन को बाइंड करना, और उसको ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराना। अगर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इट मीन्स हर एक सेल तक भी ट्रांसपोर्ट हो ही रहा होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे हमें एक बात पता चल रही है कि अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अब यहाँ पे पहले ही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? वो इस पिगमेंट के कारण। कौन सा पिगमेंट? हेमोग्लोबिन पिगमेंट, क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इसी के कारण ही हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। नेक्स्ट, एक तो सेल हो गया रेड ब्लड सेल। जो सेकंड सेल है वो क्या है? वाइट ब्लड सेल। इसका काम क्या होता है? विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ भी जर्म्स वगैरह जब भी एंटर कर जाते हैं तो उससे हमारी रक्षा कौन करता है? वाइट ब्लड सेल ही करते हैं, क्योंकि ये इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। नेक्स्ट, बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बोजो खेल रहा था और वो गिर गया और उसकी जो नी पे है उस पर चोट लग गई और उसमें से ब्लड बाहर निकलने लगे। पर थोड़े टाइम बाद उसने क्या नोटिस किया? जो ब्लड है, ब्लीडिंग हैड स्टॉप, खून निकलना बंद हो गया, एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट, और जहाँ पर उसे कट लगा था वहाँ पे एक क्लॉट सा बन गया डार्क रेड कलर का। तो बूझो ने सोचा ऐसा क्यों हुआ? और ये जो चीज़ है ये आपके साथ भी कभी होती होगी कि जब भी अचानक आपको कट वगैरह लगा रहता है, वहाँ से खून आता रहता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वो खून निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ब्लड में एक और तरह का सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट्स जब भी हमारे बॉडी में कहीं कट लगा रहता है और खून बाहर निकलने लग जाता है, थोड़े टाइम बाद ये क्या करता है? उसको खून को हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है, मतलब बाहर ना निकलने के लिए क्लॉटिंग कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी से अब खून फिर बाहर नहीं आता। किसकी प्रेजेंस के कारण? प्लेटलेट्स की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नामक एक सेल भी पाया जाता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ब्लड किस फ्लूइड से मिलके बना है? प्लाज्मा से। और कितने तरह के इसमें सेल्स हैं? 3 तरह के। पहला क्या हो गया? रेड ब्लड सेल, जिसके कारण जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारी बॉडी से ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड हमने क्या देखा? वाइट ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में एंटर होने वाले
एंटर हुए जर्म्स से फाइट करके हमें बचाता है। और थर्ड हमने क्या देखा, प्लेटलेट्स जो क्लोट कर देता है हमारे ब्लड को जब भी ब्लीडिंग हमारी बॉडी से होने लग जाती है तब। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अभी हमने फिगर में ही देखा अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं तो फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है वो हमारी लंग्स में जाती है। फ्रेश एयर ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग, फ्रेश एयर से हमारा लंग फिल हो जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वही जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आया है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सन, और फिर वही ब्लड अब ब्लड के साथ ही कंबाइन होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हुआ है। और वही ब्लड फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी कलेक्ट कर लेता है सेल से। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट तक आएंगे। फिर हार्ट से लंग के थ्रू जब हम एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे कि हमने जो 7.1 फिगर इसमें देखा कि एक वेन्स है और एक आर्टरीज है, दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं। जो आर्टरीज है उसका काम क्या है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज का जो कलर था वो कैसा था, रेड, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लेती कैसे हैं, हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आया, हार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। क्योंकि लंग्स क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो ऑक्सीजन रिच एयर होती है और वही एयर हार्ट में जाके ब्लड से कंबाइन होके ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाती है। इसीलिए जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, अब जो हम क्या कहते हैं आर्टरीज से ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और हाई प्रेशर का होता है। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती है, मीन्स कि वो इलास्टिक की तरह होती हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड उनमें इलास्टिसिटी होती है। जैसे आपने रबर देखा होगा तो वो भी इलास्टिक होता है, वैसे ही इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक भी होंगी और इलास्टिक भी होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्टरीज हैं उसकी वॉल्स थिक और इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही रैपिड और हाई प्रेशर में होता है इसी के कारण। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। इन्होंने क्या कहा है, अपनी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, जो ये मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, मीन्स राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से हमने क्या करना है, उसको पुट करना है लेफ्ट रिस्ट के ऊपर, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। कैन यू फील समथिंग थ्रॉबिंग मूवमेंट, मीन्स कि आपको ऐसा फील होगा, अगर आप इसे अभी मेरी वीडियो देखते देखते ही करें तो आपको क्या लगेगा, जैसे ही आप अपनी राइट फिंगर मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने दूसरे हाथ की कलाई पे रखेंगे तो आपको थ्रॉबिंग मीन्स ऐसे धक धक सा फील होगा। तो ये जो व्हाट डू यू थिंक, ये जो थ्रॉबिंग है वो क्या है, दिस थ्रॉबिंग इज़ कॉल्ड पल्स, इसे ही हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमें ऐसा फील हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि
जो ब्लड का फ्लो है वो हमारी आर्टरीज में फ़्लो कर रहा है, इसी के कारण हमें थ्रॉबिंग मूवमेंट सी महसूस होती है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। आप इस तरह करके अपनी पल्स बीट को काउंट भी कर सकते हैं। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अब जो पर मिनट, 1 मिनट में जितनी भी बीट्स आएंगी उसे हम क्या कहेंगे? पल्स रेट कहेंगे। जैसे हमने ब्रीदिंग रेट करा था कि 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, वैसे ही ये पल्स है, पर मिनट है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पल्स रेट हो जाएगा। ए रेस्टिंग पर्सन यूजली हैड अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। मीन्स कि कोई जो रेस्टिंग पर्सन है, नॉर्मली किसी पर्सन की जो पल्स रेट होती है वो 72 से 80 के बीच में होती है पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्सेस। आप अपनी बॉडी के और भी पार्ट्स को फाइंड करिए जहाँ पे आपको ये पल्सेस महसूस होती है। समटाइम्स आप इसे अपने फिंगर्स में या अपने आइज़ में, ऐसे हमें कई बारी इसके जो मूवमेंट है वो हमें फील हो सकती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड those ऑफ योर क्लासमेट। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन्ड इन टेबल 7.1 एंड कंपेयर देम। 7.1 में उन्होंने यही कहा है कि आप अपना पल्स रेट पर मिनट रिकॉर्ड करें, अपने फ्रेंड्स का भी करें और फिर उसको रिकॉर्ड करें, नोटिस करें कि किसका जो पल्स रेट है वेरी कर रहा है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम ये तो बात हो गई आर्टरीज की। अब हम बात करते हैं वेन्स की। जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं? वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब जो आर्टरीज थी वो कार्बन रिच ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचा रही थी। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी तक पहुंचा रही थी, पर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कौन हमारी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर आएगा? वो कौन करता है? वीन्स करते हैं। द वीन्स हैव थिन वॉल्स। इनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं। दे हैव वेल्व्स प्रेजेंट इन वीन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। अब जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है, आर्टरीज क्या कर रही है? हार्ट से लेके ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा रही है, पर वीन्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट तक लेके जा रही है। पर ड्यू टू ग्रेविटेशन मूवमेंट या जो भी, अगर हम ये कहें कि अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दोबारा हमारी बॉडी में जाने लगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तो इसी कारण इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं वीन्स में, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड है, वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो करता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच एयर हार्ट में किसके थ्रू आती है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहाँ पे ये उल्टा है, जो लंग्स से ब्लड आ रहा है, जो लंग्स से एयर आ रही है हार्ट में, वो किसके थ्रू आ रही है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पर हार्ट से वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक किसके थ्रू जाती है? आर्टरीज के थ्रू। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो दोबारा हार्ट में कौन लेके जाता है? वेन्स। और फिर हार्ट से दोबारा लंग्स तक कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। तो अगर आपको एक याद है तो आप दूसरे को उसका रिवर्स कर सकते हैं कि आर्टरीज हार्ट से बॉडी तक लेके जा रही है ऑक्सीजन रिच एयर को, तो जो लंग्स से हार्ट तक लेके आ रही होगी वो क्या हो जाएगी? पल्मोनरी वेन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? कैपिलरीज दिख रही हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं वो क्या होती हैं? आर्टरीज है। अब एक आर्टरी तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, इसीलिए आर्टरीज के क्या हो जाते हैं? बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। और फिर बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स में आएगा। तो ये क्या है? वही इन्होंने शो करा हुआ है कि आर्टरीज से पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी तक पूरा पहुंच गया, फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो वीन्स में आया, वीन्स से वो हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं तब।
नेक्स्ट क्या है, ब्लड डोनेशन। ये जो ब्लड डोनेशन की बात है वही इन्होंने कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ब्लड की कमी के कारण मर जाते हैं। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। मीन्स कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि ये हार्मलेस है और पेनलेस है, इसमें कोई हमें ज़्यादा पेन भी नहीं होता। इसीलिए हमें पीपल्स की जान बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और कैसी जगह पे, हॉस्पिटल्स में या फिर ऐसे ऑथराइज्ड प्लेस पर ही डोनेट करना चाहिए हमें अपना ब्लड। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। और जो भी हम ब्लड डोनेट करते हैं वो स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक में उन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो भी कंफ्यूज हो गया है कि मैंने लर्न किया है कि सिर्फ जो आर्टरीज हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड ही लेती हैं, पर यहाँ पे ये इसलिए कंफ्यूज हो गया है पल्मोनरी आर्टरीज के, क्योंकि ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके जा रही है। तो पहले उसे समझा रही है जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। ये क्या कर रही है, ब्लड लेके जा रही है हार्ट से, मतलब इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे, वेन नहीं कहेंगे। जैसे ये वाली वो इसकी बात कर रही है कि ये ब्लड लेके जा रही है हार्ट से, इसीलिए ये आर्टरी है, वेन नहीं है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है। जो आर्टरी है वो क्या कर रही है, सिर्फ ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जा रही है जिसमें ऑक्सीजन है। पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट। वही जो है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। पर जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एरो के थ्रू, वेन से ब्लड हार्ट में आ रहा है और यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। ठीक है, वही है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक चीज़ लर्न है पल्मोनरी वेन का, अगर आपको पता है तो फिर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज का पता है तो आर्टरीज और वेन को उसका उल्ट कर दो। ठीक है, रेफर टू फिगर 7.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। वही है, कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइडेड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आर्टरीज डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ताकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके। और फिर वही कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होकर कहाँ जा रही हैं, वेंस में जा रही हैं। मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारी बॉडी से कलेक्ट करके वेंस में आती हैं और फिर ये एम्प्टी कहाँ होता है, हार्ट में होता है। और फिर हार्ट से वो लंग्स में चला जाता है और हम एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से। जो हार्ट है वो क्या है, एक ऑर्गन है विच कंटिन्यूसली बीट टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इन इट। जो हार्ट क्या है, ये एक ऑर्गन है जो बीट करता रहता है कंटिन्यूसली, मीन्स कंटिन्यूसली धड़कता रहता है, एक पंप की तरह कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। और किसकी तरह काम करता है, जैसे कि एक पंप हो। और ये पंप किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को। और ब्लड के साथ जो और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, और भी सब्सटेंसेस जो भी फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिक्स आता है, वो सारी चीज़ों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। अब देखो ये क्या है, आखिर हार्ट हमारा एक ऐसा ही पंप है जो जब से हम हमारे बर्थ से लेकर हमारे डेथ तक कंटिन्यूसली पंप ही करता रहता है, चाहे हम सोएं चाहे जो मर्जी, ये
कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग पंप ही करता रहता है। ये और इमेजिन करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पर हमारा जो हार्ट है वर्क लाइक अ पंप, नॉन स्टॉप ये काम करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में और पढ़ते हैं। जो हार्ट होता है कहाँ लोकेटेड होता है? चेस्ट में, हमारे चेस्ट में ही लोकेटेड होता है। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। जो फिगर 7.1 है उसमें हमने क्या देखा था? जो यहाँ पे हार्ट की पोजीशन भी दिखाई हुई है। किस साइड ये हार्ट की पोजीशन है? इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? लोअर साइड। जो लेफ्ट साइड है उसकी, वहाँ पर हमारा जो हार्ट होता है वो चेस्ट में क्या है? लोकेटेड है। थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में ये लोकेटेड होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाल्म। अब जो हम अपने हार्ट को फील कर सकते हैं, कैसे? अपने फिंगर्स को होल्ड करो एंड दैट मेक्स योर फिस्ट, योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। मीन्स फील तो हम कैसे कर सकते हैं? अपने हाथ को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अगर रखेंगे तो हम उसे फील कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो हमारा हार्ट है उसकी शेप कैसे होती है, मतलब अपने फिंगर्स को मुट्ठी बना लेनी है, उसकी मुट्ठी बना लेनी है। फिस्ट जो हमारा हार्ट है वो हमारी मुट्ठी की तरह ही थोड़ा हमें लगता है, जैसे कि यहाँ इन्होंने इस फिगर में भी दिखाया हुआ है। What will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर? इससे पहले जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमने बात करी थी कि कैसे वेन्स और आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट कराती है। मीन्स कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है। वही उन्होंने पूछा है आखिर हो तो ये हमारे हार्ट से होता हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होता है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट में आने के बाद फिर लंग्स में जाता है और फिर लंग्स के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो आखिर ये दोनों चीज़ें मिल कहाँ रही हैं? आके हमारे हार्ट में ही तो मिल रही हैं। वही उन्होंने पूछा अगर ऐसा हो जाए कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स हो जाए तो क्या होगा? फिर तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही हमारी बॉडी का ख़राब हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। इसके क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स, जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रिया या फिर एट्रियम कह देते हैं। अगर एट्रिया जब हम दोनों की बात करें और एट्रियम जब हम किसी एक चैम्बर की बात कर रहे हो। और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या दिखाया है? ये क्या है? ऊपर वाले पार्ट है हमारे हार्ट के, तो इनको क्या कहा है? एट्रियम कहा है। इस साइड वाला है तो ये लेफ्ट एट्रियम और इस साइड वाला है तो ये राइट एट्रियम। और जो नीचे वाला पार्ट्स है उनको क्या कहा गया है? वेंट्रिकल। इस तरफ वाले को क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल और इस तरफ वाले को क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। The partition between the chamber helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with blood rich in carbon dioxide। देखो यहाँ पे पार्टीशन दिख रही है ना, यही जो पार्टीशन है आर्टरीज और वेन्स में, मीन्स ये जो इन दोनों पार्ट्स में, यही पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेशन द 2 हाफ्स, इन दोनों हाफ्स को ये पार्टीशन पूरी अच्छी तरह सेपरेट करती है ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो पाए। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम राइट साइड से हार्ट को स्टार्ट करते हैं एंड फॉलो द एरोज। जो 7.3 फिगर बताई हुई है इसको मैं आपको पहले पिछली वीडियो में ही समझा चुकी हूँ कि ये जो एरोज हैं वो क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इस फिगर को आज मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्या दिखा रहा है। नीचे की तरफ एरो हमें ये दिखा रही है कि कैसे लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में आती है, फिर हार्ट से आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच
ब्लड है वो वेन्स में जाती है, वेन्स से वो दोबारा हार्ट में आने के बाद लंग्स के थ्रू, लंग्स में कैसे पहुंचती है, पल्मोनरी आर्टरीज से, और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे हार्ट की। अब यहाँ पे हार्ट के फिगर में देखिए, लेफ्ट एंट्रियम राइट एंट्रियम इनकी बात कर रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि ये क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स में आया रहता है, हार्ट में आया, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोबारा लंग्स में कैसे जाएगा, इस पल्मोनरी आर्टरीज से ही जाता है वापस वो लंग्स में। इससे लंग्स में चला गया, उसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनसे क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से हमारे हार्ट में आता है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है और पल्मोनरी वेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में जा रहा है। इसको मैंने बताया था, अगर आपको एक चीज़ याद है, लंग का या आर्टरीज का याद है, तो पल्मोनरी आर्टरीज उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, पर जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पहले का क्वेश्चन है, विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अब इसके बारे में तो हमने देख ही लिया है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड किस तरफ होगा, जिस तरफ हमारी जो आर्टरीज है उस साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ होगा, जिस साइड हमारी वेन्स है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट क्या है उससे पहले देखते हैं, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ द मसल्स। जो हार्ट के ये वॉल्स हैं, चैम्बर्स के वॉल्स हैं, ये किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ मसल्स से बने हुए हैं। थीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, मीन्स ये रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिदम में ही रिलैक्स करती हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसी के कारण ही, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कारण ही ये क्या बनाती हैं, एक हार्ट बीट बनाती हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जो हार्ट बीट है हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम बंद हो जाती है, ये भी एवरी टाइम हमारे जीवन के हर एक मोमेंट की क्या है, ये भी गवाह हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अभी वीडियो देखते देखते ही क्या करें, अपना जो हैंड है लेफ़्ट साइड, चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे रखें, तो आप क्या करें, आपको क्या फील होगी, अपनी हार्ट बीट फील होगी। डॉक्टर हमारी हार्ट बीट फील करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दिखाया हुआ है, जो स्टेथोस्कोप है इज़ एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट का साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस। ये क्या है, इसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसमें क्या लगा रहता है, डैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्रागम, 2 ईयर पीस, 2 ये जो दिख रहे हैं हमें 2 ईयर पीस होते हैं, एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट। और इस ईयर पीस और चेस्ट पीस को ज्वाइन करने के लिए एक ट्यूब होती है। डॉक्टर कैन गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। कभी भी आपने देखा, जब भी कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे हार्ट की जो सिचुएशन है उसको देखने के लिए, उसकी कंडीशन को देखने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। आगे से कभी भी डॉक्टर अगर आपके घर में आए तो आप ज़रूर नोटिस करना, उसमें क्या रहेंगे, 2 ईयर पीस रहेंगे, चेस्ट पीस रहेगा। इसी चेस्ट पीस को हमारी चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे लगाकर इस ईयर पीस से हमारी हार्ट की कंडीशन को नोटिस करता है।
लेट अस कंस्ट्रक्ट। अब हम क्या है ये स्टेथोस्कोप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने क्या किया है, फिगर में दिखाया ये फनल, इसी फनल के ऊपर क्या लगा लेना है, या तो कोई रबर शीट या फिर बैलून हमने लगा लेनी है ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड, और उसको रबर बैंड से फिक्स कर देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर एयर, जो ये ओपन एंड है, ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स, मतलब अपने दोनों में से किसी एक कान पे इसका ओपन एंड लगा लेना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड? द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट। जब हम ऐसा करेंगे तो जो ये वाला पार्ट अगर हम अपने चेस्ट पर लगाएंगे, जो ये फनल का पार्ट है, तो हमें क्या, तो हम अगर केयरफुली सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें एक थम्बिंग सी साउंड सुनाई देगी। द साउंड इज़ दैट ऑफ हार्ट बीट। तो यही जो थम्बिंग सा साउंड है, धक धक वाला साउंड है, ये क्या है, हमारी हार्ट बीट ही है। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट? तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं, 3-4 बार आप 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से पर मिनट तक काउंट करें कि जो आपकी हार्ट बीट है वो 1 मिनट में, जो आपके हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि 4-5 बार आप इसे 4-5 मिनट तक करके 4-5 बार आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट दैट ऑफ योर फ्रेंड्स while resting and after running. Record in table 7.2. Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? इन्होंने क्या कहा है, हम हार्ट बीट और जो पल्स रेट है दोनों को ही, अपनी हार्ट बीट और अपनी पल्स रेट और अपने फ्रेंड्स की हार्ट बीट, इन दोनों हार्ट बीट को क्या करो, रिकॉर्ड करो। जैसे यहाँ टेबल 7.2 में क्या दिया है, स्टूडेंट्स के नेम लिखो, हार्ट बीट को मेज़र करो जब आप रेस्ट पे हो, और पल्स रेट को भी जब आप रेस्ट पे हो, और फिर रन करने के बाद हार्ट बीट को और पल्स रेट को जब आप इसे मेज़र करेंगे तो क्या आपको इसमें कोई रिलेशनशिप दिखाई दिया? ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी हार्ट बीट है, एक एक हार्ट बीट एक एक पल्स को जनरेट करती है। अब ऐसा है तो फिर जो पल्स रेट है पर मिनट वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ हार्ट बीट के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो हमारी पल्स रेट है और जो हमारी हार्ट बीट है दोनों ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा हार्ट रिदम में बीट करता है, यही मेंटेन करता है ब्लड के सर्कुलेशन को, और ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ जो भी सब्सटेंस है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, वो भी इसी रिदम के कारण ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। ये जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा हैं ये क्या हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी। तो जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा हैं, जो स्पॉन्जेस हैं उनकी शेप इस तरह की होती है, ये क्या है, ये हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस ये रहते तो आखिर पानी में ही है, तो इनमें होता क्या है कि जो पानी में है तो जो पानी है वही इन्हें फूड और ऑक्सीजन मिलती है। तो इनमें क्या होता है, इनकी यहाँ बॉडी में, जो ये बॉडी है इनकी, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और उन्हीं होल्स से क्या होता है, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और फूड होता है वो इनकी बॉडी में चला जाता है इन्हीं होल्स से, और ऑक्सीजन और फूड इनकी बॉडी में चला गया, और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनकी बॉडी से यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये किसकी फिगर है, ये क्या है, हमारे पास
हाइड्रा में क्या होता है, ये जो यह पार्ट है यहीं से एक साइड से इसके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी के अंदर आते हैं और इसी दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसकी बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इनकी बॉडी है इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। जिस वाटर में ये रहते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, वही इन्हें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है, वो इनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। द वाटर और उसी एयर में ही जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। मतलब कि इन्हें सर्कुलेशन के लिए किसी भी फ्लूइड जैसे कि ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमारे ह्यूमंस बॉडी में होती है उस तरह। और इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, एक्सक्रीशन इन एनिमल, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी है या फिर जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें से एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अभी हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद तो होगा ही कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है एक वेस्ट है हमारी बॉडी से रिमूव होती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। जब हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था तो उसमें पूरा हमने देखा था कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कब हमारी बॉडी से रिमूव होता है, ड्यूरिंग इजेशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। और आप ये तो सोचते ही होंगे, यू में वंडर वेयर, आखिर ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी से निकालने की बात कर रहे हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं हमारी बॉडी में। When our cell perform their function, certain waste products are released। अब जब हमारे सेल अपना फंक्शन करते हैं, कौन सा फंक्शन, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे सेल में ही प्रेजेंट होता है। और सेल में जो फूड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फूड क्या ब्रेक हो जाता है इनटू सर्टेन सब्सटेंसेस, और जिसके कारण ही हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो मीन्स जो सेल जब ये चीज़ें करती रहती हैं, जब हमारी बॉडी में एनर्जी भी रिलीज़ होती है तो उसी टाइम कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जब ये टॉक्सिक हैं तो हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी को तो लिए डेंजरस होंगे, इसीलिए इन्हें रिमूव करना हमारी बॉडी से ये ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो यही जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम वेस्ट प्रोडक्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल से रिमूव कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रेशन फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इसमें जो भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रेशन में, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमंस में कौन कौन से होते हैं। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट हमारे ब्लड में है उसे हमारी बॉडी से तो रिमूव करना ही होगा। तो ये होता कैसे है, इसके लिए जो हमारे ब्लड में मतलब वेस्ट है वो कैसे रिमूव होता है, हम पहले वो देखते हैं। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। जो ब्लड है उसको फिल्टर करना होता है, तो उसको करता कौन है, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। जो ब्लड है उसको फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वही क्या कर रही हैं, हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर कर रही है। When the blood reaches the two kidneys, it contain both useful and harmful substance। अब जैसे यहाँ मैं अगर आपको इस फिगर में दिखाऊँ तो यहाँ हमें क्या दिख रही हैं,
ये जो बीन शेप है की तरह है, इन्हें ये क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। अब हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, आर्टरीज भी दिख रही हैं और वेन्स भी दिख रही हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि जो किडनी है, जो ब्लड है, दोनों किडनीज में पहुंचा तो उसमें यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंसेस है। अब हमें पता है आर्टरीज से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, और जो वेन्स है इसमें कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। मतलब कि यूजफुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट ब्लड के साथ किडनी में आया है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी किडनी में आया है। तो होगा क्या यहाँ पर, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगी, दोबारा ब्लड में दोबारा उन्हें एब्जॉर्ब कर देगी जब ये किडनी के पास आएगी। तो पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और रिमूव होगा, रिमूव्ड एज यूरिन। मीन्स कि जब भी वेस्ट प्रोडक्ट और यूज़फुल प्रोडक्ट किडनी में आते हैं तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, जो यूज़फुल सब्सटेंस है, वो तो ब्लड दोबारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या करेगा, ये किडनी जो है उन्हें वाटर में डिज़ोल्व कर देंगी और फिर यूरिन के साथ ही उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगी। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है, किडनी है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन किसके थ्रू जाएगा, ये जो पाइप से हमें दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, यूरेटर के थ्रू किडनी से यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी। इट इज़ स्टोर इन द ब्लैडर एंड इट पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर में तब तक वो हमारी यूरिन स्टोर रहेगी जब तक ये यूरिनरी ओपन के थ्रू हमारी बॉडी से ये बाहर ना निकल जाए। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो हमें इस फिगर में दिखाया गया है ये पूरा आखिर किसको शो कर रहा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम को शो कर रहा है। इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और जहाँ जो यूरिनरी ओपनिंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसको दिखा रही हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम को दिखा रही हैं। An adult human being normally pass out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. Means कि on an average in a day जो कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है कितनी यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलती है, 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक हमारी बॉडी से जो यूरिन है वो इन अ डे बाहर निकलती है। जो यूरिन होती है उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 95% तो उसमें वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% ही उसमें बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। अब ये तो हमें पता है जब भी गर्मियों के दिन होते हैं तो हमें पसीना आता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। जो हमारा स्वेट होता है उसमें क्या होता है, वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बूझो है सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स। These marks are left by salts present in the sweat। अब आपने यहाँ पे बूझो ने भी देखा है, बाकी आप लोगों ने भी ये नोटिस किया ही होगा कि जो समर है, समर में क्या होता है, जो हमारी क्लोथ हैं स्पेशली क्लोथ के जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पर क्या होता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं हमारे स्वेट के कारण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्वेट में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। उसी सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण ही ये जो पैचेस हैं हमारे क्लोथ्स पर आ जाते हैं। डू स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। स्वेट का एक काम तो ये हो गया कि हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, तो क्या इसका कोई और फंक्शन भी है। वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर। अब इसके दूसरे फंक्शन जानने के लिए हमें यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं। अब आपको पता है कि गर्मियों में हम मटके में पानी क्यों रखते हैं, क्योंकि मटके में पानी रखने से क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, कूल रहता है।
वाटर कूल कैसे रहता है? क्योंकि इन जो ये अर्थन पॉट है इनमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, और दिस इज़ बिकॉज द वाटर वेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। ये जो क्या है, इन्हें हम होल या फिर पोर्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इन अर्थन पॉट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वाटर है इन्हीं पोर्स से क्या करता है, बाहर इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन के कारण ही जो इस पॉट के अंदर का वाटर है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। सिमिलरली जब हम स्वेट करते हैं, इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। जब हवा वगैरह चलती है, जब हमारा जो स्वेट है वो क्या करता है, एयर में वेपोरेट होता है, तो उसी टाइम हमारी बॉडी भी क्या फील करती है, कूलनेस फील करती है। वैसे ही जैसे मटके में रखा हुआ पानी वेपोरेट होके मटके के अंदर के पानी को क्या कर देता है, कूल कर देता है। मीन्स स्वेट का क्या काम है, एक तो हमारी बॉडी को कूल रखना और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। नेक्स्ट पहेली जानना चाहती है, वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। उसके लिए हम यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि क्या दूसरे एनिमल भी यूरिनेट करते हैं या फिर वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से किसी और तरह रिमूव करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन्स कि जो वेस्ट केमिकल एनिमल की बॉडी से रिमूव हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है वेस्ट प्रोडक्ट का एनिमल की बॉडी से बाहर निकलना। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिशेस हो गई, वो क्या एक्सक्रेट करती हैं, सेल वेस्ट एज अमोनिया। वो सेल वेस्ट को एक्सक्रेट करती है अमोनिया की फॉर्म में, जो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। अब बाकी जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गए, स्नेक्स हो गए, एक्सक्रेट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड, जिन्हें क्या कहा जाता है, यूरिक एसिड। अब आपने और किसी लैंड एनिमल का ना सही पर बर्ड का तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कैसे वो एक सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड एक्सक्रेट करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, केमिकल नेम जिसका क्या है, यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। पर जो ह्यूमन है उनका जो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, मतलब जिससे हमारी बॉडी का ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, वो क्या होता है, यूरिया। यूरिया से ही हमारी बॉडी का जो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। अब हमने क्या देखा था कि जो किडनी है वही तो क्या कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है। पर समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी पर्सन की किडनी इन्फेक्शन या इंजरी के कारण काम करना बंद कर देती है, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, किडनी फेलर। आपने ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा कि उसकी किडनी फेल हो गई है। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्टार्ट एकोमुलेटिंग इन द ब्लड। अब ब्लड ही तो क्या कर रहा, अब ब्लड को कौन प्यूरिफाई कर रही थी, किडनी प्यूरिफाई कर रही थी। अब जब उसकी किडनी ही फेल हो गई तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो पर्सन होते हैं कैन नॉट सर्वाइव ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर periodically थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। इसीलिए वो सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी से अपने ब्लड को टाइम टू टाइम periodically अपने ब्लड को फिल्टर कराते रहते हैं। और ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू अपने ब्लड को फिल्टर कराने का, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। वीडियो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है इसके बारे में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। जब चैप्टर 1 हमने स्टडी किया था तब उसमें हमने देखा था कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से रूट्स के थ्रू मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उन्हें लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। द लीव्स, और जो लीव्स क्या करती हैं, जो फूड वो बनाती हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो
रूट्स तक पहुंचा देती हैं। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6 दैट फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इससे जो पहले का चैप्टर था उसमें हमने यही पढ़ा था कि कैसे जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और उसी ऑक्सीजन से जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी का यूज़ करके जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी लाइफ में की जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्स उसी एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हैं। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसीलिए फूड का अवेलेबल होना सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। हैव यू वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। वही है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो रूट्स हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिए पर वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो लीव्स फूड बना लेती हैं वो उसके बाकी पार्ट्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हम इन्हीं जो दो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं जो रूट एब्जॉर्ब करती है वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। हमें पता है किससे एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स से। अब रूट्स में क्या होते हैं, रूट के भी रूट हेयर होते हैं। अब इस रूट हेयर का क्या काम है, जो रूट हेयर होते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। मीन्स कि वाटर में जो भी मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये रूट हेयर सरफेस एरिया रूट का इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, ये क्या है, उसका एक रूट है। रूट हेयर क्या हो जाएंगे, इसी रूट के और छोटे छोटे जो पार्ट्स हो जाएंगे ना, यही क्या हो जाएंगे, इसका रूट हेयर हो जाएंगे। अब कहाँ ये अकेली रूट और कहाँ ये रूट के साथ रूट हेयर, तो इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया इस रूट का। जब रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ तो वो वाटर और मिनरल्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी जो वाटर में डिज़ोल्व है। द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट हेयर होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है रूट हेयर उनके कांटेक्ट में रहता है ताकि वो उस वाटर से वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, साथ में वाटर में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर सके। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब रूट तो क्या है, प्लांट है, प्लांट के नीचे है रूट और ये प्लांट है, प्लांट के लीव्स यहाँ ऊपर रहेंगी। तो कैसे रूट से जो वाटर है लीव्स तक पहुँचेगा, क्योंकि ये तो हम ये सोच सकते हैं ना कि ग्रेविटेशन लॉ के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट। किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट है जिसके कारण ग्रेविटेशन लॉ के अगेंस्ट नीचे से वाटर ऊपर जाला जा रहा है लीव्स में। अब बूझो को क्या लगता है कि प्लांट्स में भी ना कोई पाइप लगी होगी टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। अब जैसे हमारे होम्स में ये क्या है, टैंकी है, टैंकी से पाइप लगी हुई है किचन के लिए, वहीं से पाइप लगी हुई है बाथरूम वगैरह के लिए। तो वही उसको लग रहा है कि जैसे हमारे घर में टैंकी वगैरह होती है और उससे पाइप्स लगी होती हैं ताकि वाटर की सप्लाई हो सके हमारे होम में, वैसे ही प्लांट में भी इसी तरह की कोई पाइप्स लगी होंगी। देखते हैं बूझो को ये जो लग रहा है ये सही है या फिर गलत है। देखिए, वेल बूझो इज़ राइट। जो बूझो है वो राइट है, पर किस तरह। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास एक पाइप लाइक वेसल होती है जिससे वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉइल से। द वेसल आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू। ये जो वेसल्स होती हैं स्पेशल सेल से बनी रहती हैं जिनका नाम क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। मतलब वेस्कुलर टिश्यू से ये मतलब वेस्कुलर टिश्यू ये बना लेती हैं वेसल से। जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म।
अभी तक हमने सिर्फ सेल के बारे में देखा था कि जो सेल होता है वो क्या होता है चैप्टर फर्स्ट में। सेल क्या था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, सेल थी। अब इन्हीं छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, एक टिश्यू बना लेते हैं। और टिश्यू का मेनली फंक्शन क्या है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल फंक्शन कर रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। जो वेस्कुलर टिश्यू है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उस जो ये टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, जो मेनली फंक्शन इसका क्या है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में, उसका नाम क्या हो जाता है, जाइलम। तो बेसिकली ये जाइलम ही है जिसके कारण वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी भी प्लांट में। द जाइलम फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट टू द लीव थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। जब जैसे हमारे होम में टैंक से डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स है और उनका कॉन्टिन्यूस नेटवर्क है, कनेक्शन है, वैसे ही जाइलम भी क्या बना लेता है, कंटिन्यू नेटवर्क बना लेता है रूट से लीव्स तक और स्टेम से भी जो ब्रांचेस हैं प्लांट की वहाँ तक, ताकि जो वाटर है वो पूरे एंटायर प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो सके। अब यहाँ पे एक पहेली का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और सोचिए। ये थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है तो हम पहले बाकी चीज़ें कवर कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसफ़र हुए। अब यू नो दैट लीव्स, जो लीव्स फूड बनाती हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। द फूड हैज़ टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको भी पूरे जो प्लांट के बाकी पार्ट हैं वहाँ तक तो ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। ये भी एक वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है, फ्लोएम। थस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो लीव्स बना रही हैं। अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इसमें करना क्या है, हमें एक ग्लास लेना है, ग्लास में वाटर डाल के उसमें क्या करनी है, रेड इंक डाल देनी है और उसके अंदर एक हर्ब डाल देना है उसकी स्टेम को कट करके। फिर हम क्या देखेंगे, जो कट उसको भी इसको कट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसको एब्जर्व करेंगे। डज एनी पार्ट ऑफ हर्ब अपीयर रेड, क्या कोई भी इसका पार्ट हर्ब का रेड लग रहा है, तो हम क्या देखेंगे, जो इसका नीचे वाला स्टेम था ना, वही पार्ट हमें रेड लगेगा। तो जब हम उसको कट करके देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि रेड, ये जो एनलार्ज्ड व्यू वहाँ पे दिखाया हुआ है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ये स्टेम है, स्टेम से नीचे से रेड कलर इसके थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले पार्ट्स में पहुंचा हुआ होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वाटर है, आखिर ये जो प्लांट है ये किसे एब्जॉर्ब कर रहा था, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और वाटर में क्या मिली हुई थी, रेड इंक। तो वैसे ही वाटर में मिनरल्स मिले होते हैं। तो जब भी जो ये प्लांट का रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो भी इसका जो प्लांट के पार्ट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे से एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू वो इसके बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यू कैन कट, वही उन्होंने बोला कट करके आप देख सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी हमें पता चला कि वाटर अप मूव करता है स्टेम्स के थ्रू। इन अदर वर्ड्स, स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक रेड इंक, मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम। ये डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विद वाटर। वाटर के साथ जैसे इंक ऊपर जा रहा है वैसे ही वाटर में डिजॉल्व मिनरल भी उसके मीन्स अपवर्ड मूव करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स, फिर लीव्स में जाते हैं एंड अदर प्लांट पार्ट्स, और जो भी प्लांट्स के बाकी पार्ट्स हैं वहाँ तक भी वाटर और मिनरल्स पहुँचते हैं। और ये कौन करता है, जाइलम, क्योंकि जाइलम इसके अंदर नैरो ट्यूब होती है जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स लीव्स या फिर उसके बाकी प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुँचते हैं। Bujo wants to know why plant absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transpiration। अब इसका जो रीज़न क्या है, एब्जॉर्ब तो इसलिए करता है क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। और वो ट्रांसपिरेशन क्यों कर देता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसपिरेशन होता क्या है। बेसिकली ट्रांसपिरेशन ये है जिसमें लॉस ऑफ वाटर करती है, जो
प्लांट के पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, वो जब वाटर का लॉस करेंगी अपने पार्ट से तो उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इसका एक तो रीज़न ये है कि जब भी प्लांट के पार्ट रेस्पिरेशन करते हैं तो जो प्लांट होता है वो कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, मीन्स उसके जो प्लांट के पार्ट हैं वो कूल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो इसका ये रीज़न हो गया ट्रांसपीरेशन करने का। जो दूसरा रीज़न है उसको यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपीरेशन दिया है, हम उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रांसपीरेशन है, क्लास 6th में आपने पढ़ा होगा, लॉट ऑफ वाटर रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट जब ज़्यादा वाटर रिलीज़ करेगा अपनी बॉडी से उसे क्या कहा जाया गया है, ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सारा का सारा वाटर जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया यूटिलाइज तो नहीं होगा, जो वाटर उसके बाद जो बाकी का वाटर है वो क्या होगा, वेपोरेट हो जाएगा थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्योंकि जब वो क्या कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस, तो अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं तो उसी के थ्रू जो भी बाकी का वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसे ही क्या कहा गया है, ट्रांसपीरेशन। द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव जनरेट अ सक्शन पुल। ये जो सक्शन पुल ऐसा है कि जैसे आप कोई ड्रिंक पी रहे हो और आपने पाइप लगा रखी है और आप इसे ऊपर से क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। तो सक करते हैं तो नीचे का जो भी जूस है वो क्या होता है, हमारी बॉडी में आ जाता है, मीन्स हमारे माउथ में आ जाता है नीचे का जूस। तो वैसे ही इसमें भी क्या हो रहा है, जब वाटर की वेपोरेशन होती है, वाटर की वेपोरेशन क्या है कि जो स्टेम्स है वहाँ से वाटर कहाँ आ जाए, लीव्स में आ जाए। तो लीव्स में आएगा कैसे, जब सक्शन पुल डेवलप होगा, मीन्स नीचे से ऊपर आ गया। विच कैन पुल वाटर टू अ ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री। अब इसके कारण होता क्या है कि जो वेपोरेशन तो होगी, क्योंकि स्टोमेटा ओपन हुआ है और फोटोसिंथेसिस में वेपोरेशन तो होनी है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो टॉल ट्रीज़ हैं, इस वेपोरेशन के थ्रू टॉल ट्रीज़ के ऊपर वाले पार्ट में भी, जो प्लांट है उसके ऊपर वाले पार्ट तक भी वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं। अगर ये ट्रांसपीरेशन ना हो तो जो टॉल ट्रीज़ हों उनमें ग्रेट हाइट तक वाटर ना पहुंच पाए। तो ट्रांसपीरेशन का एक फ़ायदा तो क्या हो गया, कूल करता है प्लांट को, और दूसरा क्या है कि ये वाटर को ग्रेट हाइट तक ले जाता है टॉल प्लांट्स में, ताकि वहाँ पर भी उनको वाटर और मिनरल्स मिल सके। तो ये था हमारा ये पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा, जो पहले ने क्वेश्चन पूछा है आपने सोच तो लिया ही होगा, इतना तो यकीन है मुझे आप पे। तो अब इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहेली क्या कह रही है कि जब उसकी मम्मी, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी होती है या फिर दूसरी वेजिटेबल्स, जब भी वो सूख जाती हैं तो वो उन्हें पानी में रख देती हैं। तो पानी में रखने के बाद आप देखते हैं वो ना थोड़ी फूल जाती है और थोड़ी हरी हरी ताज़ी लगने लग जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, तो ये ना एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस में होता क्या है, जो वाटर है, लेडी फिंगर है, ड्राइंग तो मेरी बनेगी नहीं, आप समझ लेना कि समझ लो कि ये क्या है, लेडी फिंगर है। तो लेडी फिंगर में क्या हुआ, इसके अंदर जो वाटर है, वाटर इसके अंदर तो कम है, और बाहर जिसमें वाटर के कंटेनर में हमने इसे रखा हुआ है, दोबारा बना लेती हूँ, ये क्या है, यहाँ पे लेडी फिंगर रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे बाहर क्या है, वाटर ज़्यादा है, अब और अंदर क्या है, वाटर कम है। तो जो वाटर है वो मूव कैसे करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो मूव करता है। बाहर वाटर ज़्यादा है तो बाहर से वाटर ये जो लेडी फिंगर है उसके अंदर चला जाएगा। इसी के कारण लेडी फिंगर क्या हो जाती है, फूल जाती है और हमें ऐसी लगती है कि वो फ्रेश हो गई है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है पूरा अच्छी तरह से। नाउ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने स्टडी क्या किया है। सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स में जो भी ब्लड होता है वो क्या करता है, फूड
और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे डिफरेंट पार्ट्स से कलेक्ट करके एक्सक्रेट करा देता है। सेकंड, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हमने स्टडी किया था। ह्यूमन में ब्लड जो फ्लो करता है आर्टरीज और वीन के थ्रू फ्लो करता है और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड होता है रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। जो ह्यूमन की हार्ट बीट है नॉर्मली पर मिनट हार्ट रेट कितनी होती है? 70 to 80 टाइम्स। मीन्स ह्यूमन का हार्ट 1 मिनट में 70 to 80 टाइम्स बीट करता है। आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड हार्ट से दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है, मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो बाकी पार्ट्स से ब्लड कलेक्ट करके दोबारा हार्ट तक लेकर आती हैं, जिसमें कौन सी रिच ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड प्रेजेंट होता है। जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? किडनी थी, यूरेटर्स थे 2, यूरिनरी ब्लैडर्स थे और क्या था? यूरेथ्रा। जो हम स्वेट है, हमने देखा था कि हमारे ड्रेस पे पैचेस वगैरह क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे स्वेट में सॉल्ट और यूरिया प्रेजेंट होते हैं। इसी के कारण वो हमारी बॉडी से जब भी रिमूव करते हैं वाटर के साथ तो हमारे जो क्लॉथ होते हैं उस पर पैचेस आ जाते हैं। जो फिश होते हैं वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया, जो डायरेक्टली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। जो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए या लिजार्ड हो गए, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड इन सॉलिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये तो हमने आज ही पढ़ा है कि इसे सॉइल के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जो पार्ट वाटर को दूसरे मतलब प्लांट के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम क्या है? जाइलम। और वो वस्कुलर टिश्यू जो फूड को लीव्स से बाकी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम क्या है? फ्लोएम। लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ वेपर, उसे ही क्या कहा गया है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के क्या फ़ायदे थे? कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट्स से स्टेम और लीव्स तक भी पहुंचा देता है, क्योंकि इससे क्या होता है? वाटर को पुल अप करता है, सक्शन पुल डेवलप करता है। तो बेसिकली यही सारा था जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।